डिस्कस करा था हमने यूपीएससी के लिए क्वांटम जो सब्जेक्टिव वे में कैसे लिखना है चीजें, आपको क्वेश्चन जो आते हैं, तो उनके लिए 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे थे। 3 क्वेश्चन इस क्लास में और डिस्कस करते हैं, सब्जेक्टिव मैनर में कैसे लिखते हैं। पहले लेक्चर में हमने डी ब्रोगली से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसमें एक वोल्टेज पे क्वेश्चन था, काइनेटिक एनर्जी वगैरह वो लगा के, वोल्टेज लगा के, एक में वेलोसिटी था और एक में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दे रखा था। वहां से आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी थी, इलेक्ट्रॉन और बाकी कुछ एक अलग पार्टिकल दे रखा था जिसमें मास भी दे रखा था। ठीक है, तो उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग एक लेक्चर और देखने वाले हैं। और ऐसे ये सीरीज क्वांटम की सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं जो मैं करा रहा हूँ, मोर और लेस इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए उसी कंटिन्यूएशन में, आपको पता है सब्जेक्टिव वे में चीजें देखने को नहीं मिलती हैं उतनी। सारे लोग क्या, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, कैसे क्वेश्चन में आंसर तक पहुंचना है, वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा कैसे हम लोग राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए, तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। आपको पता है इधर उधर की बातें तो हम लोग बिल्कुल करते ही नहीं है। ठीक है, पूरा डेडिकेटेडली टू द पॉइंट बात करते हैं। तो चलिए, जो हमने देखा हुआ था उससे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों के साथ में। तो हाँ, लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए थे। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो क्या दे रखा है आपने, का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन हमने शायद डिस्कस करे थे। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन ये है अपने पास, फाइंड द एनर्जी जंप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी जंप आपको कैलकुलेट करनी है फॉर द इमिशन ऑफ विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये दे रखा है। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ, ये क्वेश्चन हमारे पास कौन से टॉपिक का है। टॉपिक और सब टॉपिक भी मैं साथ में लिख देता हूं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, हमारे पास है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हम लोग पढ़ते हैं बाई बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी से जो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करते हैं ना, बोहर थ्योरी से। आपको पता है बोहर थ्योरी किसके लिए वैलिड है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। ठीक है, तो साथ में इंपॉर्टेंट चीजें भी, ना सिर्फ इस क्वेश्चन को लिखना कैसे वो बताता हूँ आपको, इधर उधर की आसपास की सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करता हुआ नजर आता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये सब टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या बोहर्स थ्योरी का ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, हमें दे रखा है कि विजिबल में इसकी वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, मतलब जो n1 से n2 में जंप करता है वो हमें नहीं बताना है, हमें सिर्फ ये बताना है फाइंड द एनर्जी जंप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी निकालनी, बस वो तो बहुत सिंपल हो गया। तो एनर्जी निकाल रखी है, लैम्डा दे रखा है, तो ज्यादा ही सिंपल हो गया, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। हमारे पास जब भी आपको क्वेश्चन में वेवलेंथ दे रखा हो और किसी भी सिस्टम में एनर्जी पूछे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो वहां पे अगर हाइयर से लोअर में जा रहा है, हम लोग ये जानते हैं, अगर हाइयर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो उनके बीच में जो एनर्जी गैप है उसके बराबर का फोटोन बाहर निकलता है। और इसके अपोजिट अगर ऐसा हो कि लोअर एनर्जी से हाइयर में जा रहा है, तो उतनी एनर्जी का अपने को फोटोन उसको खिलाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, जब आएगा तो कितनी आपको एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो वो एनर्जी पूछिए, तो हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, लाइट के, अगर मैं कहूं कि मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन वो हमारे पास किसके बराबर होगी, एच न्यू के बराबर होती है। और एच न्यू किसके बराबर होता है, एच सी बाई लेमडा के। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही फोटोन के बारे में बात करिए, उसी के बारे में बताना है अपने को। तो एच का वैल्यू तो हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और टी सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ अगर आप मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं तो। मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई, डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, लेमडा अगर ऊपर सी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में लिया तो लेमडा भी आपको मीटर में लेना पड़ेगा। तो 7500 मीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, सॉरी एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो एक तो तरीका आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, यहां से आंसर आ जाएगा, आप इसको सोल्व कर लेंगे। या फिर जो अगर आप जेई की प्रिपरेशन किए हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की हो, तब भी आप लोग जानते हो कि जब जब हमारे पास
लैम्डा एंगस्ट्रोम में होता है। और आपको आंसर अगर निकालना हो, यहाँ से आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा, यहाँ से आंसर किस में आएगा, जूल में। और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से। वो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्टली आप ये लिख के फिर आपको पता है ये सोल्व करने के बाद ऊपर जो HC का वैल्यू है ना, वो कितना आता है, अगर हमारे पास नीचे वैल्यू लैम्डा एंगस्ट्रोम में है तो 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा एंगस्ट्रोम में, ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12400, और लैम्डा एंगस्ट्रोम में कितना दे रखा था हमने को 7500, 7500, ये 7500 हमने ऊपर रख दिया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 20 से 20 कट जाएंगे, और 75 ऊपर 124 है। 124 को एक बार के लिए आप 125 मान लो अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये लगभग कितनी बार कट जाएगा, अगर 125 ऊपर है तो 25 75 25 100 55 जो 125, तो ये लगभग 5 टाइम्स कट जाएगा, और ये अपने पास 3 बार कट जाएगा। तो 5/3 कितना आ गया 1 पॉइंट, और 2 बचेगा, 3 6 18, 1.6 के आसपास आपको आंसर देखने को नजर आ जाएगा इसमें, ठीक है, 1.64 या 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो ये मेरे पास एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इतनी एनर्जी का फोटोन वहां पे आपको बाहर आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर विद फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज एट 1000 केल्विन। तो यहाँ पे थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, एक ओसिलेटर की एनर्जी अपने को निकालनी है, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ ये आया कहाँ से, उसका डेरिवेशन हम लोग किसी अलग क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तो ओसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी है उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो आप याद रखेंगे अभी के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो वैसे भी डेरिवेशन नहीं पूछा है, इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला ही मतलब अपने को सिर्फ आंसर तक ही पहुंचना है। तो एवरेज एनर्जी ऑफ एन ओसिलेटर, ओसिलेटर इसका जो फॉर्मूला हमारे पास, ओसिलेटर की स्पेलिंग OSCILLATOR, OSCILLATOR, वो हमारे पास कितना होता है, इसका फॉर्मूला है h न्यू डिवाइडेड बाई e⁻h⁻ माइनस KT, सॉरी h⁻/KT -1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और अगर जिन्होंने थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स आती है वो सोच सकते हैं कहाँ से आया होगा ये फॉर्मूला, है ना। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में या फिर फिजिकल जो मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वहां पे भी आपने देखा होगा, ठीक है जी। तो ये अपने पास फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है, पहले तो h⁻/KT निकालना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, और एक्सपोनेंशियल की में रखना है उसको, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, तो अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है तो h⁻/KT मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट h⁻/KT। तो h⁻/KT मेरे पास कितना आ जाएगा, वो मेरे पास आएगा, h का वैल्यू तो हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। न्यू का वैल्यू क्वेश्चन में 10⁻14 दे रखा है, डिवाइडेड बाई के का वैल्यू, अच्छा के का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, के होता है मेरे पास R/Na, यूनिवर्सल गेन्स कांस्टेंट में Na का जब डिवाइड करते हैं अवोगाद्रो नंबर का, तब हमारे पास के आता है, और के को हम लोग बोलते क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मेरे पास होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻16 आई थिंक, के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻16 होता है कि 18 होता है, R/Na, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, क्योंकि ये मैं भूल रहा हूँ यार, एक मिनट गूगल कर लेते हैं इसको। ये अपने पास क्या बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू, गलत नहीं होना चाहिए ना। देखो ये तो मतलब कंसेप्चुअल पार्ट तो क्लियर रहता है अपना, बस थोड़ा सा वैल्यू में आगे पीछे कभी हो जाता है। अच्छा 1.38 इंटू 10⁻⁻23, अगर जूल पर केल्विन वगैरह में निकाल रहे हैं आप, जूल में निकाल रहे हैं तो कितना आता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, बिल्कुल 23 आता है, ठीक है। और टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दे रखा था क्वेश्चन में 1000 केल्विन। अब आपको केल्विन में नहीं, सॉरी 1000 सेल्सियस, सॉरी केल्विन में दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, केल्विन में दे रखा डायरेक्टली पुट करें यहाँ पे टेम्परेचर इंटू 10⁻3, ये हमारे पास h⁻/KT आ जाएगी। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और -1 कर देंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है यार, क्या करें,
करते हैं, चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो लंबी जाएगी पर कोई बात नहीं, करते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, ये 10⁻⁻23 जब इससे कटेगा, इससे जब 10⁻⁻23 कटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 33 और -11, -11 इस 14 से कटेगा तो -3, तो 10⁻⁻3 यहाँ पे बच गया, तो कितना आएगा मेरे पास 6.6, 10⁻3 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻6 हो गया, डिवाइडेड बाई 1.38, तो 6.6 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 1.38। एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है अभी तो, है ना, अभी तो डिफिकल्ट लग रहा है यार अपने को। ये एच न्यू बाई के टी की वैल्यू आ रही है और एच न्यू की भी ऊपर रखनी है, ऊपर एच न्यू की वैल्यू रखनी है ना, और नीचे वाले में से -1 भी करना है। थोड़ा सा यार कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है। अगर आपको कैलकुलेटर, देखो ऐसा क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, अगर या तो कैलकुलेटर गिवन होगा, नहीं तो इनकी वैल्यू आपको गिवन होगी, या तो कैलकुलेटर आपको गिवन होगा, नहीं तो क्वेश्चन में ये वाली वैल्यूज गिवन होंगी, है ना, कि इसमें इसका डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे बिना कैलकुलेटर के तो ये कैलकुलेशन करना काफी डिफिकल्ट है। अगर आप कर पाते हैं तो मेरे को कमेंट कीजिएगा कि बिना कैलकुलेटर के कर दिया आपने, है ना, तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको अगर आप कर पाते हैं तो। नहीं तो कैलकुलेटर ऐसे क्वेश्चन में गिवन होता है, और मतलब पेपर में ही गिवन होता है ऐसे क्वेश्चन जिस पेपर में आते हैं तो, और नहीं गिवन है तो फिर आप इतना करके आगे थोड़ा सा अपने अप्रोक्सीमेटली जो भी आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। At what wavelength does the maximum in the energy distribution function for a black body occur at 300 Kelvin? अब की बार ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे क्वेश्चन है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपसे पूछा है लैम्डा मैक्स। तो देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जब हम लोग विन्स डिस्प्लेसमेंट लो पढ़ते हैं, वहां से मेरे पास मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक फॉर्मूला बनता है। वो डायरेक्टली अभी तो मैं न्यूमेरिकल सोल्व के लिए डायरेक्टली बता रहा हूँ, वो कैसे आता है वो डेरिवेशन हम लोग बाद में देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि वीन डिस्प्लेसमेंट लो, ये अपने को क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट लो, जिसमें हम लोग वेवलेंथ लेमडा मैक्स, ठीक है, लेमडा मैक्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एक बार स्क्रीन शेयरिंग तो सही चल रहा है ना अपने पास, हाँ ठीक चल रहा है अभी तो, ठीक है जी। चलो आगे लिखते हैं थोड़ा सा। हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाई लेमडा एम इक्वल टू हमारे पास आता है एच सी एच सी डिवाइडेड बाई 4 ये फॉर्मूला हमारे पास जो है एच सी डिवाइड बाई 4.96 के टी, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है लेमडा मैक्स का। और यहां से जो आंसर निकल के आता है वो आपको लिखना है 4.96। ये जो एनर्जी और एच की वैल्यू हम लोग यहाँ पे अर्ग में यूज करते हैं ना, जूल में यूज नहीं करते हैं। आपको पता है अर्ग में, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻, आई थिंक 7 का या 6 का कुछ फैक्टर होता है। तो अगर मैं वो वैल्यू यहाँ पे रख दूं सारी की सारी, अर्ग में हमारे पास 6.625 करके ऐसे कुछ वैल्यू है, 6.62 इंटू 10⁻⁻27 होता है एच का वैल्यू। वैसे जूल में तो 10⁻⁻33 होता है, यहाँ पे 7 रहता है अपने पास। और सी का वैल्यू सेंटीमीटर में हम लोग लेंगे यहाँ पे 10⁻10 और डिवाइडेड बाई 4.96 इंटू में के का वैल्यू, अगर के के वैल्यू की बात करूं मैं तो मेरे पास 10⁻1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है, जूल वगैरह में लेते हैं। लेकिन जब अर्ग में लेते हैं एनर्जी की वैल्यू तो ये 1.38 इंटू 10⁻⁻16 हमारे पास होता है। और टेम्परेचर कितना रहेगा अपने पास, टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना दे रखा है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन ये हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। सारी वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा यहाँ से किस में आएगा, लेमडा यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपने जो वैल्यू यूज करी है सी की वो सेंटीमीटर में यूज करी है, ठीक है जी। चलिए,
तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये -16, ये इससे कटेगा तो 16 और 4 20 और 27, 7 और 4 11, 11 10 से कटेगा तो 10 की पावर -1, और ऊपर जाके और इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बता दूं आंसर, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ फटाफट थोड़ा सा, क्योंकि ये कैलकुलेशन मतलब इतनी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर वही है, क्लास लंबी हो जाएगी, मैं पूरा करके दिखाऊंगा आपको। तो क्योंकि अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, तो लगभग मेरे पास वैल्यू आ रही है सोल्व करने पे 9.67 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। क्योंकि देखो 10⁻⁻⁴ तो आना ही है, 2 ऊपर गया तो 10⁻⁻³ तो सीधा ही दिख रहा है मेरे को, तो 10⁻⁻⁴ के लगभग आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, ये अपना ये क्वेश्चन था। तो ये आई थिंक 6 क्वेश्चन हो गए अपने पास, और इससे आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो क्वांटम वाली सीरीज जो है प्रीवियस ईयर ही हैं ये सारे के सारे। ठीक है, इसमें कुछ इजी डिफिकल्ट कुछ नए टाइप के हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। जिसमें आज के लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, थोड़ा सा वीन्स डिस्प्लेसमेंट रो पे एक क्वेश्चन लिया, और एक क्वेश्चन हमने किस पे लिया इसके अलावा, जो अभी जो लिया था हमने किसका, जो ओसिलेशन वाला, ओसिलेटरी फ्रीक्वेंसी वाला लिया था हमने एक। तो एवरेज एनर्जी जो ओसिलेटर की एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला आप याद रखना, एच न्यू डिवाइड बाई ई की पावर एच न्यू बाई के टी -1। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है अपने पास। और एक तो एनर्जी निकालनी थी सिर्फ अपने पास, लेमडा गिवन था, तो वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काफी इजी है, 9/10 की भी आप अच्छे से थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो वहां से भी वो कर सकते थे। ठीक है जी, चलिए। तो आई थिंक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव वे में केमिस्ट्री पढ़ना है तो यहाँ पर रहिए आप, सब्जेक्टिव वे में सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, कैसे आंसर राइटिंग करना है, सारे के सारे नोट्स और ये मैं डालता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप चीजें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।